गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। आज आप लोग के लिए 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं बायोलॉजी का। इतना धुआंधार ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में 1 नंबर छूटने का कोई चांस नहीं है। इससे ज्यादा एग्जाम में कभी नहीं आएगा। आपको हाई लेवल का यहाँ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो 10th क्लास 12th क्लास 11th क्लास के जितने विद्यार्थी हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो आपके क्लास में पढ़ते हो तो वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो इस लेसन में आपको इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। आपको हर लेसन से लगभग 200 से 300 ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। तो 10th क्लास के बायोलॉजी के पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में टोटल 4 चैप्टर आता है। सबसे पहला परिवहन, सबसे पहला आता है पोषण, फिर आता है श्वसन, फिर आता है परिवहन, फिर आता है उत्सर्जन। तो ये चारों लेसन को मिला के एक लेसन बनाया गया है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर जैव प्रक्रम का 1 से 50 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग कल 50 से और आगे लेके चलेंगे। कदम कदम के साथ मिला के चलें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जितने विद्यार्थी हैं सबको शेयर कर दें। और जितना ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया जाता है उसको 1 2 3 बार पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुने। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 1 2 वीडियो देख के 1 2 को क्वेश्चन देख के उसको स्किप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। चलिए, पहले तो याद रखना है चैनल के नाम है गुरुकुल विद टाइम्स। ठीक है, सबको याद रखना है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायक होता है। तो याद रखना, हम लोग 10th क्लास में परिवहन चैप्टर में एक चीज पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोयम। जाइलम, ज से जल याद रखना है और ज से जाइलम याद रखना है। पूछेगा कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है तो हम लोग बहुत प्रेम से आंसर मारेंगे कि जाइलम जल के लिए होता है। अगर यही क्वेश्चन उलट देता कि पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायित्व होता है, तो अगर फ्लोएम रहेगा तो हम लोग क्या मानते हैं, भोजन के वहन के लिए होता है या भोजन के परिवहन के लिए होता है। तो आपसे पूछता है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो हमको पहला ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जाइलम होता है जल के वाहन के लिए होता है, यानी कि जाइलम में जल का होता है। आप एक क्वेश्चन यहां से और याद रखेंगे, पूछेगा कि अवशिष्ट पदार्थ किस ऊतक में जमा होता है, तो वो भी होता है जाइलम में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। पहला, पादप में जाइलम का उत्तरदायक होता है, तो इसमें हो जाएगा कौन, जल के लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको सेटिंग करवा गया है, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। चलिए, तो पहला था जाइलम। जाइलम के बारे में कि जाइलम किसका उत्तरदायी करता है, किसके लिए होता है, तो जल के वाहन के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहां से होता है। पत्ती में जो गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनकमिंग और ऑक्सीजन के आउटगोइंग, ये होता है करने से। जैसे घर में खिड़की से होता है न तो दरवाजा से होता है, तो उसी प्रकार से पूछता है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहां से होता है। पत्ती में भी ढेर चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीरा दोबारा। तो बिल्कुल गलत है।
दूसरा भी गलत, यानी कि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्ती में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और वही छिद्र को हम लोग नाम क्या देते हैं, रंध्र देते हैं। अगर हम लोग पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा सा छिद्र पाया जाएगा, और उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, और रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम लोग देखते हैं रंध्र से संबंधित आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव और आ सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि रंध्र किससे घिरा होता है। तो रंध्र किससे घिरा होगा, तो रंध्र गार्ड कोशिका से घिरा होगा। किससे घिरा होगा, गार्ड कोशिका से घिरा होगा। किससे घिरता है, तो गार्ड कोशिका से घिरता है। अगला प्रश्न पूछेगा कि गार्ड कोशिका किस कोशिका से घिरा होता है, तो सहायक कोशिका से घिरा होता है। एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि बताइए क्लोरोफिल किस कोशिका में पाया जाता है। तो जिसे मान लिया जाए कि छोटा सा ही रंध्र है, रंध्र के चारों तरफ मिलेगा गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका के चारों तरफ मिलता है सहायक कोशिका, और गार्ड कोशिका के बीच में छोटा छोटा सा हम लोग को मिलता है क्लोरोफिल। तो गार्ड कोशिका के बीच में क्या होता है, क्लोरोफिल। पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो याद रखना है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, तो रंध्र से। कहां से होता है, रंध्र के द्वारा होता है। किससे होता है, रंध्र के द्वारा होता है। पूछता है कि रंध्र कहां पाया जाता है, तो रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फिर पूछेगा कि रंध्र किस कोशिका से घिरा होता है, तो रंध्र गार्ड कोशिका से घिरा होता है। ये पूछेगा कि गार्ड कोशिका किससे घिरा होता है, तो सहायक कोशिका से घिरा होता है। ठीक है, तो आपसे इतना क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव से निकल के आता है, लेकिन इसका ऑप्शन कौन होगा, रंध्र होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है कि स्लाइड को प्रथम या थोड़ा सा सर्वप्रथम लिखाएगा कितने माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग या मिस्टेक है तो हम लोग मारेंगे कितना, 10 गुना, यानी कि 10x से हम लोग उसको देखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रोकता है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति घायल होता है, हाथ गोर कहीं कट फट जाता है, लड़े में बॉस बन रहा है कि मार दे, लड़ लेंगे, थोड़ा सा मार के थुथुना तोड़ दिया, अब थुथुना से निकले लगा खून। तब पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाए, थुथुना उतना टूट जाए, पैर हाथ टूट जाए, और उस स्थान से जब खून निकलता है तो खून को रोकता कौन है। पहला ऑप्शन दिया है आरबीसी, नहीं। पहला ऑप्शन दिया आरबीसी, तो आरबीसी के काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी के काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आरबीसी काम हो जाता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। कि रक्त के थक्का बिल्कुल भी नहीं जमाता। दूसरा आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हम लोग को रोग से बचाता है। तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। याद रखना है प्लेटलेट्स क्या करता है कि रक्त के थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, और रक्त के थक्का जमा देता है, जिसके कारण से खून बहना बंद हो जाता है। तो अगर पूछे कि रक्त के थक्का कौन जमाता है, तो कौन बताएंगे, हम लोग प्लेटलेट्स बताएंगे। आपसे पूछता है कि या इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन के परिवहन कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, आरबीसी करता है। पूछा है कि रोग से कौन बचाता है, तो रोग से हमको यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बचा देगा, और रोग से हमको थोड़ा बहुत लसिका ही बचा देता है, लेकिन ज्यादा फेमस कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो इससे भी आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव बनता है, जिसको हम लोग बहुत गौर से ध्यान से इसको देखेंगे। और जो एक्स्ट्रा बात भी बोला जा रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको ज्यादा रिजल्ट आए, एक भी क्वेश्चन न छूटे, तो आप लोग इसको भी यहां से एक्स्ट्रा बात को भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। यानी कि पूछता है कि हृदय से जो रक्त निकलता है अंतिम बार, जो शरीर में ब्लड को ले जाता है, कहां से ले जाता है। तो पहले हम लोग छोटा सा हृदय के फिगर पढ़ लेते हैं, जो 10th क्लास में पढ़ना है छोटा। देखिए ये हम लोग का हृदय, ऊपर वाला जो दोनों होता है, ऊपर वाला दोनों को बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं, आलिंद। ऊपर वाला का नाम कुछ हो गया, आलिंद। और जो निचवा वाला दोनों है उसको बोलते हैं नीले। क्या बोलते हैं, नीले। तो याद रखना है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, इसमें दाया बाया कहीं नहीं कहा है। तो एक तो आधा माथा के दर्द ऐसे खत्म कर दे। देखो फेफड़ा द्वारा तो होगा नहीं, काम खत्म। इन जब फेफड़ा द्वारा नहीं होगा तो इनमें से सभी भी नहीं होगा। तो हमको बच गया 2 ऑप्शन, एगो बच गया नीला, एगो बच गया आलिंद। तो यहां से याद रखना है कि यहां से हम लोग के रक्त जाता है शरीर के विभिन्न भाग में, और ये है हमने के नीलय। क्या है, नीलय। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, नीलय द्वारा। किसके द्वारा, नीलय द्वारा। लेकिन थोड़ा सा और इसको टफ करता, दाया बाया बोलता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाया नीलय। क्या बोलते हैं, बाया नीलय से निकलता। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है। आपसे यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि ये बताइए कि हृदय में सबसे पहले रक्त कौन में पहुंचता है, आलिंद में कि नीले में? तो कहाँ पहुंचेगा? आलिंद में पहुंचेगा। फिर पूछ देता है कि आलिंद के किस भाग में, बाएं आलिंद की दाएं आलिंद? तो कहाँ निकलेगा? इसको बोलते हैं दाएं आलिंद। तो सबसे पहले यही हमने के पहुंच, ठीक है। तो इसे 3-4 गो क्वेश्चन हम लोग को याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम देखिए, इस बार समझाने वाला क्वेश्चन है, नाम है फुल फॉर्म में, आपको इसको डायरेक्ट याद कीजिए, हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमको हो जाएगा कौन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना ज्यादा क्लोरोफिल चाहिए, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उतने ज्यादा हमको क्या चाहिए? मैग्नीशियम। क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। यानी कि मैग्नीशियम हमको कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि जब तक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं डालते हैं, जैसे जब तक मुर्गा में प्याज नहीं डालते हैं स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार से जब तक मैग्नीशियम को क्लोरोफिल में नहीं डालेगा तब प्रकाश संश्लेषण होबे नहीं करेगा। तो ये नहीं पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम चाहिए या नहीं चाहिए, हमसे पूछा है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो ये चारों में से मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस एक कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कि जो जितना लिखा हुआ है ऑप्शन, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है एटीपी को। किसको बोला जाता है? एटीपी के छोटा छोटा अणु के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में जमा होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव आप पूछ देगा कि एटीपी के पूरा नाम क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ भी है कि एटीपी के पूरा नाम क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ऊर्जा के रूप में मुद्रा के किसको ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जानते हैं? तो एटीपी को जानते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटना कितना कितना मुक्त होता है? यानी कि एटीपी नहीं बोला है, अभी बोला है एडीपी। तो एडीपी बोला है तो बोलेंगे 3.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है, ग्लूकोज से बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलेगा? चौथा के तो कोई मतलब ही नहीं, चौथा ऑप्शन के। हमको 3 गो में जरूरत है। याद रखना है, ये जो जल होता है इसको बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं? H2O। ये जो जल, फिर एक बोला है कार्बन, दूसरा ऑप्शन आया है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज तो प्रकाश संश्लेषण में इधर उत्पादक के रूप में होता है, तो इसको तो ग्लूकोज से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। किससे निकलता है? जल से। लेकिन यहाँ एक भयानक क्वेश्चन और आपका बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज होता है, यानी कि C6H12 और O, चलिए ये जो क्वेश्चन हो गया, पूछेगा कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन बन रहा है, O6 बन रहा है, ई किससे बन रहा है? तो ई बन जाएगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद जो ऑक्सीजन बनता है O2, वो किससे बनता है? तो जल से बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट, क्या बहुत कम टीचर जानता है। स्टूडेंट को तो गोली मारिए। चलिए, तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव हम लोग तुरंत याद करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कहां से निकलेगा? जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उप उत्पाद। उत्पाद हमको कौन है? ग्लूकोज। मेन हमको बनाना था ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाते समय एक्स्ट्रा बन गया ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन को बोलते हैं उप उत्पाद। वो जो ऑक्सीजन, वही पूछा है जो उप उत्पाद था, जो ऑक्सीजन बाहर निकला है, वो किससे निकला था? तो उस किससे निकला था बालक? जल से निकला था। किससे निकला था? जल से। लेकिन ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन बनेगा, वो ग्लूकोज में ऑक्सीजन किससे बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है कि बनेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
पूछा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, यानी कि जो इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार से श्वसन से बनता है। पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन, तीसरा दे दिया है दोनों, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। वायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, तो जल बनता है, और क्या बनेगा, तो 38 एटीपी बनता है। कुछ बनता है 38 एटीपी बनता है। ठीक है, तो यहां तो किसी भी प्रकार से इथाइल अल्कोहल के जिक्र होबे नहीं किया। अब चलते हैं अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल, अवायवीय श्वसन में बनता है तनी सुन ऊर्जा बनेगा, एकदम तनी सुन। कितना बनेगा तनी सुन, तो 2 एटीपी। कितना बनेगा, 2 एटीपी बनता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो पूछा है कि इथाइल अल्कोहल कहां से बना, तो हमको ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अवायवीय श्वसन। याद रखना है, पूछा है कि लैक्टिक एसिड किस श्वसन में बनता है, तो कहां से बनता है, वो भी बनता है अवायवीय श्वसन। ये दो ऑब्जेक्टिव हमको याद रखना है। अगला चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत, याद रखना है, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, तो कौन हो जाएगा, यकृत। ये महाराज अकेले 1.5 किलो के रहता है। क्या केजी के रहता है, अकेले 1.5 केजी के रहता है। ठीक है, सबसे बड़का आपसे पूछेगा कि सबसे बड़का शरीर के अंदर वाला अंग कौन है, तो सबसे बड़का अंग कौन हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। सब बाहर बोलेगा तो त्वचा हो जाएगा, शरीर के अंदर बोल दिया तो यकृत हो जाएगा। बहुत यकृत से संबंधित आपको बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको एकदम क्लियर करके रखना है। पहला ऑप्शन में दिया है लार से। याद रखना, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, तो लार रस निकलता है, नहीं निकलता यकृत से, नहीं, वो निकलता है मुख गुहा से। कहां से निकलता है, मुख गुहा से। जठर रस निकलता है कि नहीं निकलता है, तो जठर रस निकलता है अमाशय से। कहां से निकलता है, ये निकलेगा अमाशय से। आपसे पूछेगा कि जठर रस कहां से निकलता है, अमाशय से। जठर रस कहां पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। अब पीत कहां से, तो पीत बनता है यकृत से। कहां से बनता है, यकृत से। लेकिन स्टोर कहां होता है, पिता से। स्टोर कहां होता है, पिता से। कितना लेकर नहीं पर फ्यूज उड़ जाएगा। ऑप्शन में अगर पिता से दे देगा तो बड़का टिक मार के आएगा। तो याद रखना, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, यकृत से निकलता है पीत रस। को निकलता है पीत रस। ये कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से। यहाँ रस कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। पीत रस कहां से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। लेकिन पीत रस स्टोर कहां होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम लोग चलते हैं तेरा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जितना स्वपोषी है, स्वपोषी में खास करके हम लोग अगर 10th क्लास में देखें तो हरे पेड़ पौधों को रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो स्वपोषी होता है, लेकिन 10th क्लास के लेवल तक जितना हमको चाहिए उसको हरे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो याद रखना, स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है। तो याद रखना, स्वपोषी में यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा ओकरा में। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हम लोग देखे थे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ई भी होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य के प्रकाश भी होगा। तीनों के तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तम बिंदास कौन मारेंगे, इनमें से सभी। यानी कि जितना जीव स्वपोषी पोषण करता है उसमें 4 चीज होना कंपलसरी होता है। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है जल, फिर होता है क्लोरोफिल, फिर होता है सूर्य के प्रकाश। तो हमको सभी के सभी ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करेंगे। ये नहीं कि बकलोल भाई सन अपने देखें अपने पास रख दिए। को बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं उसको जबरदस्त सब्सक्राइब कर दें। आप यहां से पढ़ने के बाद जब एग्जाम में बैठिएगा तो भरोसा रखिए आप लोग इस चैनल का नाम कभी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग को साथ दीजिए, हम लोग को साथ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला पूछा है बालक कि ऑक्सीजन क्या है। याद रखना है, ऑप्शन दिया है वसा है, ऑप्शन दिया है एंजाइम है, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन है, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना, ये एक प्रकार के हार्मोन होता है। कौन होता है,
तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो हम लोग टिक मार देंगे हार्मोन। लेकिन ये कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन की जंतु हार्मोन। तो ऑक्सिन होता है पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन में ऑक्सिन के काम कुछ रहता है, तो पौधे को वृद्धि करना, यानी कि पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में रहना चाहिए था वृद्धि हार्मोन, ज्यादा स्पष्ट रहता, लेकिन खाली हार्मोन भी दिया है तो कोई बात नहीं। ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, हार्मोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विखंडन किस में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा छोटा बच्चा जानता है। इनमें जितना ऑप्शन है, इसमें भी विखंडन होगा, इसमें विखंडन होगा, इसमें विखंडन हो जाएगा, तो हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि कुछ बच्चा यहाँ कंफ्यूजन कर जाता है, क्या कि नया नया नाम है। तो बालक इसमें भी विखंडन होता है। ठीक है, द्वि विखंडन चलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? कवक में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जंतु में कोई उपाय नहीं, इसमें भी नहीं होता है। फिर हो गया परजीवी, इसमें भी नहीं होता। तीनों के मतलब समझते हैं। देखिए, कवक ऐसा जीव होता है जो भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकता है। कवक तो खुदे बेचारा शैवाल के फेरा में लगा रहता है कि हमारा पास शैवाल आए, हम शैवाल को तनी सुन घर दे दे रहने के लिए, आज शैवाल हमारा लिट्टी चोखा दे दे, यानी कि भोजन दे दे। लिट्टी चोखा नहीं देगा, क्या देगा? भोजन देगा। तो बता, एक तो प्रकाश संश्लेषण वो जीव करता है जिसको भोजन के लिए कोई पराश्रित नहीं है, ये तो खुद शैवाल पराश्रित है। आपसे पूछता है कि कवक और शैवाल के रिलेशन को क्या बोलते हैं? तो सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं, यानी कि लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी एकदम फोड़ के रख देना है। यहां बताओ कवक होगा कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं होगा। जंतु बताओ, हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होता है? अगर हमनी में प्रकाश संश्लेषण होता है तो बताओ आटा चावल दाल राशन के लाइन में क्या लखा रहते हैं? चुपचाप कोठा पर टंगड़ी छितार के पड़ जाते हैं, आराम से पेट भर गया, मुस्कुरा के निकल गए, ढकार मारते। तो हमनी में नहीं होता है, गलत बात। परजीवी इसमें भी नहीं होता। तो जितना हरे पेड़ पौधा है वो बेचारा चल फिर नहीं सकता। देखिए, भगवान जी जिसको जौची देते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं। अगर कोई लड़का टेढ़ियल है तो ओकरा मंगरैला ऐसा करिया बना देते हैं। उसी प्रकार से पौधा बेचारा चल नहीं सकता था कि न हम नहीं चल सकते, हम राशन के दुकान में नहीं खड़ा रहेंगे, तो कहा कि ठीक तू ले बैठले खो। कोरा में कौन वाला सिस्टम डाल देते हैं? तब प्रकाश संश्लेषण वाला सिस्टम डाल देते हैं, तू बैठल खो। ठीक है, तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है? तो हरे पेड़ पौधा में होता है। बेचारा खड़े खड़े ढकार मार के चल जाता है, उसको कुछ पैंचा तैंचा लेने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बालक, ये इतना बार एग्जाम में आया है कि मत पूछिए। ये समझिए कि बिहार बोर्ड के एकदम दुलरुआ नहीं, महादुलरुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो पहला बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक के परिभाषा होता है वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि जेकरा में प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा है अपघटक। अपघटक का मतलब होता है जिसको जो सड़े हुए सड़े गले या मरे हुए जीव जंतु को खाता है, उसको बोलते हैं अपघटक। तो याद रखना, उपभोक्ता होता है जो भोजन के लिए दूसरा पर आश्रित रहता है, ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन बच गया? उत्पादक। यानी कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं टोटल के टोटल क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। वीडियो को एकदम सब्सक्राइब कर दें, हर विद्यार्थी तक भेजें। ठीक है, आपको हर लेसन का हिंदी संस्कृत केमिस्ट्री फिजिक्स हर लेसन का ऑब्जेक्टिव यहाँ कराया जाएगा। यहाँ अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो हर चीज भर पेट पाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 18, इनमें से समानतः किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा के रूप में किया जाता है? चलिए देखिए, याद रखना है इसमें तो सब सही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होता है? तो ग्लूकोज। यानी कि ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग ज्यादा कोशिका करता है? तो याद रखना ग्लूकोज का। सबसे ज्यादा किसका उपयोग करता है? तो ग्लूकोज का उपयोग करता है। अगर यहाँ ग्लूकोज ऑप्शन नहीं रहता तो ये हो जाता बसीय अम्ल। कौन हो जाता? बसीय अम्ल, चाहे बसा हो जाता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो याद रखना, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बी बोलते हैं। याद रखना, सांस लेने की प्रक्रिया को निश्वसन, नी क्या बोलेंगे? सांस लेने की प्रक्रिया को निश्वसन, और सांस जब छोड़ते हैं तो कौन श्वसन? निश्वसन। यहां से भी क्वेश्चन आता है,
कि बताइए निःश्वसन में कौन गैस का प्रयोग किया जाता है। निःश्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, तो एक में कौन गैस का उपयोग कर दिए बालक, ऑक्सीजन के उपयोग कर दिए। निःश्वसन का मतलब सांस छोड़ने की प्रक्रिया, तो सांस छोड़ेंगे तो कुछ निकलेगा बालक, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो ऑब्जेक्टिव भी आप याद रखें, यानी कि मान के चलिए कि आपको हर क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव तो बोर्ड पर है और कम से कम 3 या 2 ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जो बता रहे हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आएंगे, निःश्वसन द्वारा निकलने वाला गैस होता है, तो याद रखना निःश्वसन की परिभाषा होता है सांस छोड़ने की प्रक्रिया। तो सांस छोड़ते समय कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्वेश्चन रहता है कि सांस ले निःश्वसन, नी नहीं नी रहता तो हमको ऑप्शन हो जाता बी, लेकिन इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन के संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन अभिक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना है पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने के लिए हमको, कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने के लिए याद रखना है कौन सा चलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण। क्या चलेगा, क्या कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो याद रखना है कि अगर हम लोग जितने ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन होगा। तो पौधा रोपने से नहीं होता है, पौधा के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लिया जाए कि पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पौधा रोपने से नहीं होता, तो यहाँ पौधा वाला ऑप्शन नहीं देखेंगे, यहाँ कौन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो हमको कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हमको सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22, रक्त इनमें किसका उपस्थिति के कारण, रक्त में किसके उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो ये तो बच्चा जानता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के रंग क्या होता है, लाल होता है। तो रक्त में किसके उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन आ पूछेगा कि रक्त के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त के कमी से अनेमिया रोग होता है। अनेमिया भी हमको 4 प्रकार के होता है, लेकिन हमको 10th क्लास में उतना डीपली नहीं जाना है, हम बस इतने जानेंगे कि रक्त के कमी से अनेमिया होता है। ठीक है, अब ई क्वेश्चन में अनेमिया नहीं बोलना है, ई क्वेश्चन में पूछा है कि रक्त में किसके कारण, किसके उपस्थिति के कारण रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयन। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, तो आयन, मैग्नीशियम, 3-4 और रहेगा, तो कौन सा जाता है, आयन हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको चाहिए कुछ, सबसे पहला चीज चाहिए हरित लवक। क्या चाहिए, हरित लवक। दूसरा हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा का हमको क्या चाहिए, जल। और चौथा चाहिए प्रकाश। इसमें से जो ऑप्शन हमको दिख जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मुस्कुराइए और टिक मारिए किस पर, हरित लवक पर। पत्ती में नहीं होता, स्टोमाटा में नहीं होता, रंध्र में नहीं होता है, तो इसके में हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक को ही क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अगला आता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितना होती है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ होता है ऑप्शन में लिखा जाता है 0.03%, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया है, 0 छूट गया, तो हम मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी 0.03%। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ग्रहणी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो दिक्कत है। देखिए ग्रहणी को इंग्लिश में बोलते हैं डेडूनम। क्या बोलते हैं, तो याद रखना है डेडूनम कहाँ के पार्ट होता है, तो छोटी आंत। छोटी आंत में 3 भाग होता है, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। पहला भाग को बोलते हैं डेडूनम, दूसरा के बोलते हैं जेजूनम और तीसरा के बोलते हैं इलियम। तो पूछा है इसको बोलते हैं क्या, डेडूनम। तो याद रखना है, पहले बताओ मुख गुहा, नहीं, मुख गुहा में 3 चीज आता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि, तो नहीं, वो काम खत्म हो गया। अगर अमाशय, पेट, ये होबे नहीं करेगा। फिर आ गया बड़ी आंत, ये नहीं होगा। बड़ी आंत के 3 भागों का बोलते हैं सिक्कम, क्लोन, रेक्टम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या बोलते हैं, तब हो जाता सिक्कम। यहाँ पूछा है
कि ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी हो जाएगा बेचारा छोटी आंत का प्रथम भाग, छोटी आंत का प्रथम भाग है। आपसे बिहार बोर्ड थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ देगा, हार्ड क्वेश्चन में बिहार बोर्ड आपसे मुस्कुरा के पूछेगा कि ये बताओ रे बचवा, ये जो छोटी थी, पूछेगा कि छोटी आंत के प्रथम भाग को क्या बोलते हैं, ऐसे घुमा सकता है। छोटी आंत के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, ऐसे पूछ सकता है। छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, तो हम तीनों लाइन से याद रखेंगे। पहला भाग को ग्रहणी कहते हैं डेडूनम, दूसरा को जेजूनम और तीसरा को इलियम कहते हैं। अब वो आगे से पूछे पीछे से पूछे गर्दा उड़ा दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाता है, तो याद रखना बहुत आसान क्वेश्चन है। हरे पौधे में पोषण की विधि स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। परपोषी किसमें होता है, तो चलिए इसमें हम लोग मारेंगे कुछ सी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अमीबा है, अमीबा में होता है स्वपोषी, तो नहीं, अमीबा में स्वपोषी नहीं होता है, पेड़ पौधा में होता है खाली। ठीक है, मृतजीवी अमीबा नहीं, मृतजीवी में कवक और बैक्टीरिया आता है। कवक और बैक्टीरिया यही रहता है कि बैक्टीरिया तो धां से मारते हैं मृतजीवी, यहाँ बैक्टीरिया नहीं है तो नहीं मारे। अगला है प्राणी संपोषी, यहाँ कुछ होगा प्राणी संपोषी होगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ कर देना है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, प्राणी संपोषी। ठीक है, अमीबा का होता है प्राणी संपोषी का मतलब क्या होता है कि जो भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता हो, तो अमीबा क्या करता है, ठोस के रूप में ग्रहण करता है। हम लोग भी केकरा में आते हैं, तो प्राणी संपोषी में आते हैं। मनुष्य भी किस में आता है, प्राणी संपोषी में। मेढक किस में आएगा, तो प्राणी संपोषी में। अमीबा भी किस में आएगा, तो प्राणी संपोषी में। तो सी हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना एक होता है हमारा टाइलिन एंजाइम। कौन होता है, टाइलिन एंजाइम। एक होता है एमाइलेज एंजाइम। कौन होता है, एमाइलेज। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा हो जाता है, एमाइलेज। और इसे याद रखना है कि बताओ मुंह में हमको लेज देख के, जो खाए वाला लेज होता है, मुंह में पानी आवे लगता है। अब मुंह में पानी कहां से निकलता है, लार से, तो इन्हें लेज से इन्हें एमाइलेज याद कर लेंगे। लेज से क्या याद करेंगे, एमाइलेज। ठीक है, तो याद रखना है, पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो एमाइलेज एंजाइम निकलता है। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन को चाहिए वसा, तो देखिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे। देखिए वसा, जैसे अगर हम लोग मान लो कि कोई मिठाई खाते हैं, तो अब मिठाई अगर जैसे दुकान में गए कहे कि एक गो हमारा मिठाई दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कुछ खाते हैं, लाई खाते हैं, धनरो वाला लाई ने फेमस है, धनरो वाला लाई एगो मांगते, तो हमको दे देता है कागज में। और खैला के बाद देखते हैं कि कागज में ढेर मानी तेल लग गया, बसा, तो पेज पर क्या लग गया, लाई, पेज पर लाई, तो हो गया कुछ लाई पेज। क्या हो गया, लाई पेज। क्या हो गया, लाइपेज। लाई को जब पेज पर खाएं तो क्या हो गया, लाइपेज। तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है, देखो तो याद रखना है, ये तो हो गया अमाशय बहुत भाग बहुत अंदर का, अग्नाशय भी बहुत अंदर का, ग्रहणी भी बहुत अंदर का हो गया, तो ये तीनों तो ऐसा ही कट गया। पूछा है कि पाचन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से आरंभ होता है, ऐसे तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, मुख गुहा से। कहां से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। देखिए मुख और मुख गुहा में अंतर, जहां लड़की लोग लिपस्टिक पोतती है, जहां एशियन पेंट मारती है, लिपस्टिक पोतती है, और दांत यानी कि होठ और दांत के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, मुख, तो वहां पाचन होगा नहीं। तो ऐसे ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन बाकी तीनों के देख के इसको बोल देते हैं कि चलो तुम सही है। ठीक है, तो या तो मुख रहेगा और नहीं तो क्या रहेगा, मुख गुहा रहता है। ठीक है, तो याद रखना, हमसे कोई पूछता है कि पाचन कहां से आरंभ होता है, तो या तो मुख से होता है, नहीं तो मुख गुहा से होता है। जहां लेकिन खैनी खाता है वो भाग को मुख कहते हैं। तो बताइए खैनी हमने अंदर ले जाके पचा देते हैं, तो तुरंत बिक देते हैं। तो याद रखना है, पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से होता है। कहां से होता है, मुख गुहा। अगला, किस पाचन रस में प्रभाव, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय का दूध का थक्का जम जाता है। चलिए देखिए, पूछा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन को पूछना चाहिए था
कि अमाशय में दूध का पाचन, या सिंपल पूछता कि दूध का पाचन कौन करता है, तो यहाँ पूछा है कि अमाशय में दूध का थक्का सा जमा देता है। याद रखना है, जैसे अगर किसी बच्चा को हम दूध पिलाते हैं, अब बच्चा कुछ देरी के बाद उल्टी करता है, तो पिलाए थे दूध, अब बचवा निकालता है दही। मान लिया जाए कि आपके ही कोई पड़ोसिया है, हमारा जोड़न दीजिए हल्ला के लिए, अब आपके पास जोड़न नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, कोनो छोटा बच्चा पकड़िए और दूध पिलाइए और 5 मिनट का सिरा दीजिए, और बाद उल्टा लटका के पैर पर दूध डुका दीजिए। वो जितना उल्टी करेगा वो दही के रूप में करेगा। ठीक है, तो यही पूछा क्वेश्चन कि किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का जम जाता है। तो अमाशय में बालक 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, पहला है रेनिन एंजाइम और दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। तो ये दोनों ऑप्शन तो धड़ाक से कर साफ हो गया। अब याद रखना है दूध के पाचन के लिए कौन होता है, रेनिन। अब बच गया दाल भात चोखा, उसके लिए होता है पेप्सिन। तो अगर दूध नहीं बोलता तो हो जाता पेप्सिन, लेकिन दूध के लिए कौन होता है, रेनिन। दूध के लिए कौन होता है, रेनिन। आपसे थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता कि बच्चा में, देखिए यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बन गया कि दूध के थक्का अमाशय में कौन जमाता है, तो रेनिन। आपसे क्वेश्चन पूछता कि अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन या पेप्सिन। आपसे पूछता कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसिन प्रोटीन। आपसे पूछता कि दूध के पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो रेनिन हो जाता है। अमाशय में भोजन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन हो जाता है। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव से 6 से 7 क्वेश्चन बन रहा है। आप टोटल क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम में जब बैठे तो सबसे पहले क्लासरूम में आपका बने और सबसे एकदम आराम से कूल रहे, कोई टेंशन ना ले। चलिए, तो इसका ऑप्शन हमको कौन हो जाता है, रेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, तो आदमी नींद में बता देगा, एकदम सुता रहेगा, कोई पूछेगा तो 4 गो होता है। ठीक है, तो कौन वाला होता है, 4 गो। मानव हृदय में कितना होता है, 4 गो। आगे चलते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन, यहाँ अगर प्रकुचन है तो प्रकुचन में हो जाता है 120, यही संकुचन होता तो हो जाता 80। संकुचन होता तो क्या हो जाता 80, प्रकुचन में कितना हो जाएगा 120 mm/Hg। ठीक है, कहते हैं mm/Hg हो जाता। सब में इसे पर मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो याद रखना, बाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र चाहिए, क्या कि रंध्र से ही जल तल सब बाहर बाष्प बन के उड़ेगा। तो याद रखना है, और रंध्र कहाँ रहता है, पत्ता में। कहाँ रहता है, पत्ता में। तो जड़ नहीं होगा, तना नहीं होगा, फूल नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पत्ती ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को बोल रहा है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो याद रखना है, हम लोग जितना फिल्म में देखे होंगे, क्योंकि धड़कन धड़कन गाना था, जे बार धड़कन धड़कन बोलेगा उतने बार धड़केगा। तो के बार धड़केगा, 52 में 52 बार। कितना, 52 नहीं, 72 बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि हृदय के धड़कन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में लगभग 52 बार धड़कता है। 52 नहीं, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी कि पूछा है कि मस्तिष्क किस किस काम के लिए होता है? तो हमको पहला ऑप्शन दिया है सोचने के लिए। सही बात है, मस्तिष्क के आगे वाला जितना फ्रंटल लोब है, यानी कि जितना आगे वाला आप देखते हैं अगर मस्तिष्क, सुन के यही सब उल्टा सीधा काम है। सोचना, समझना, देखना, इच्छा शक्ति, इस हो गया मस्तिष्क के आगे वाला, यानी कि अग्र मस्तिष्क काम। तो बताइए, क्या मस्तिष्क इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जी एक्रोला उत्तरदायी। अगला, हृदय के स्पंदन, हम लोग मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग कुछ बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा के यही तो काम है, हृदय को धड़काना, पाचन रस का स्राव करना। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन होगा। शरीर के संतुलन बनाना, तो आप लोगों को पढ़े होंगे मस्तिष्क के सबसे पीछे के एक भाग होता है जिसको बोलते हैं सेरेबेलम, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है सेरेबेलम। ठीक है, तो याद रखना है सेरेबेलम जो होता है उस शरीर के संतुलन बनाता है। अगर आपसे थोड़ा क्वेश्चन और घुमा देता, पहले इसको देख लेते हैं। तो यानी कि इनमें तीनों ऑप्शन हमारा सही है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, चौथा। चौथा हम लोग का क्या था, इनमें से सभी।
क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे घुमा घुमा के खूब पूछेगा कि मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग मेडुला ऑब्लंगाटा कहलाता है। आपसे पूछेगा ये बताइए शारीरिक संतुलन कौन बनाता है। तो शारीरिक संतुलन सेरेबेलम। कौन बनाता है? सेरेबेलम। आपसे पूछेगा कि सेरेबेलम को कौन सी बोलते हैं। तो लाइफ ऑफ ट्री बोलते हैं। यानी कि हम लोग जब खड़ा रहते हैं शारीरिक संतुलन के लिए कौन आता है? सेरेबेलम। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम लोग नशा करते हैं तो मस्तिष्क के कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो बाकी पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेरेबेलम ठीक से काम नहीं करता है। इसीलिए जितना बुढ़ऊ लोग दारू पी के चलते हैं एकदम सीधे लहरिया मारते अहरिया में चल जाते हैं। तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा इसमें टोटल सभी। अगला देखिए मनुष्य के रुधिर क्षमता, यानी कि मनुष्य में जो रुधिर है, जो जितना रुधिर में जो अवशिष्ट पदार्थ है वो छानने वाला काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो नहीं बालक, ये गैस के छानने के काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इसको छानने का काम करेगा। दूसरा हो गया तो याद रखना है बोमेन संपुट जो है छानने वाला काम कौन करेगा? लिक्विड से संबंधित रुधिर को। तब ब्रिक कौन छानेगा? ब्रिक मतलब किडनी। तो ब्रिक छाने के काम करता है। अब ब्रिक में कौन? बोमेन संपुट। ऊपर कटोरिया जैसा रहता है। पूछेगा कि कप जैसा संरचना कौन होता है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में कौन वाला काम होता है? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के कारण जितना अवशेष पदार्थ है वो छान के कहा चलाता है? बोमेन संपुट में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब हम लोग इसके आगे अगला दिन करेंगे, ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं बाबू अगला दिन। आप लोग वीडियो को जितना से जितना ज्यादा है शेयर कर दीजिए, जितना से ज्यादा दोस्तों के पास भेज दीजिए। आपके पास या किसी दोस्त है तो उससे आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करा दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला दिन। तब तक जय हिंद जय भारत।